नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक टू आर यू हियर फॉर द क्रिकेट। साल 2022 कुछ खास नहीं रहा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगर हम बायलैटरल T20 सीरीज और एक आध टेस्ट मैच के अलावा तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस देखें। साल की शुरुआत में टीम ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज और फिर तीनों वनडे मैचेस हारे और फिर साल के समाप्ति में न्यूजीलैंड जाकर वनडे सीरीज हारने के बाद बांग्लादेश के हाथों एक और वनडे सीरीज हारना काफी सरप्राइजिंग बात रही। उस बीच बेशक टीम एक के बाद एक बायलैटरल T20 सीरीज जीती गई, मगर एशिया कप फाइनल ना पहुंचना और फिर T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उस तरह से हारना यानी कि 10 विकेट से, इससे साफ मालूम पड़ा कि रोहित शर्मा की टीम अभी भी वीक है इस T20 फॉर्मेट में। और हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी वही गलतियां दोहरा रही है बार बार। 2023 शुरू होती भारतीय टीम ने श्रीलंका को 2-1 मार्जिन से हराकर एक और बायलैटरल T20 सीरीज अपने नाम करी। पर आज उस सीरीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि ऐसे 5 भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में जिनके लिए यह साल शायद कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल रहे। कहने का मतलब है ऐसे 5 खिलाड़ी जिन्हें टीम में ज्यादा मौके मिलने चाहिए और जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां काफी हैं फॉर वेरियस रीजंस। शिखर धवन का रीसेंट फॉर्म और उम्र देख के शायद सिलेक्टर्स ने इसलिए उन्हें श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज से बाहर किया और हो सके उनकी जगह मैनेजमेंट ओपनिंग रोल में ईशान किशन को खिलाए, जिन्होंने पिछले महीने बांग्लादेश टूर पर अपने इकलौते मैच में 210 रन बनाए आखिरी वनडे मैच में। बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये। सिर्फ ओपनर के तौर पे ही नहीं, ईशान किशन को विकेट कीपिंग रोल भी दिया गया श्रीलंका सीरीज के लिए, मतलब वनडेज और T20s में, क्योंकि उस समय ऋषभ पंत को ब्रेक दिया गया था NCA जाने के लिए। परंतु अब ऋषभ पंत के खौफनाक एक्सीडेंट के बाद जब लग रहा है कि वो काफी समय से क्रिकेट से बाहर होंगे, तो अब ईशान किशन के पास ज्यादा खेलने के चांसेस हैं। इस साल वनडे वर्ल्ड कप भी है और टीम को एक युवा ओपनर की जरूरत है अलोंगसाइड रोहित शर्मा, हु इज 35 एंड इंजरी प्रोन। और क्योंकि किशन ने पिछले साल वनडे क्रिकेट में केवल 7 पारियों में 417 रन बनाए 59 की औसत से और 109 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से, विच इंक्लूड्स द 4th डबल सेंचुरी बाय एन इंडियन, तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है टीम में अपनी जगह स्थापित करने का। पंत की गैर हाजिरी में एक और विकेट कीपर है जिनके पास बड़ा मौका है, मगर टेस्ट फॉर्मेट में, KS भरत, जो पिछले 3 सीजन से रिद्धिमान साहा और फिर पंत के बाद टेस्ट टीम के बैकअप विकेट कीपर रह चुके हैं। 2021 में जब पंत को ब्रेक दिया गया था और साहा विकेट कीपर थे न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर, तो KS भरत को मौका मिला फील्ड पे आने का जब साहा को चोट लगी थी। और दोस्तों सब्स्टिट्यूट कीपर के रोल में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद से आंध्रा के भरत टीम के साथ रहे हैं, मगर रिजर्व कीपर के तौर पर। और अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में पंत तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे। तो दोस्तों अब लगता है कि टीम मैनेजमेंट भरत से विकेट कीपिंग कराएगी और इसके साथ ऑफ कोर्स टीम को एक और रिजर्व कीपर ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए क्या यहां भी ईशान किशन को चांस मिलेगा? उस वनडे डबल सेंचुरी के बाद किशन सीधे रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए एक शतक लगाया उन्होंने केरला के अगेंस्ट। तो शायद KS भरत के साथ इस युवा खिलाड़ी को भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल करेंगे सिलेक्टर्स, ये देखना बाकी है। अब बैट्समैन और ओपनर्स की बात करें तो यह साल शायद शुभमन गिल के लिए उनके अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर का सबसे इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि 2022 में गिल का वनडे प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और फिर हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया बांग्लादेश में। तो एक तरफ से देखें तो शिखर धवन के वनडे टीम से बाहर होने से गिल एक ओपनिंग ऑप्शन है रोहित शर्मा के साथ, अगर जो ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए जहां पर ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं वनडेज में। और दूसरी तरफ से अगर टेस्ट फॉर्मेट को देखें तो KL राहुल की खराब फॉर्म के चलते शायद मैनेजमेंट शुभमन गिल को ज्यादा चांसेस देगी। कहना मुश्किल है क्योंकि राहुल को लंबी रस्सी दी गई कुछ सालों से, मगर हो सकता है कि इस साल गिल को टेस्ट और वनडे फॉर्मेट्स में ज्यादा चांसेस मिले। रही बात T20 फॉर्मेट की, तो हो सके कि इस
रेस्ट और रोटेशन चक्कर में T20 चांसेस और भी आ सकते हैं गिल के लिए इस साल। अब तक के 3 साल के करियर में गिल को 15 वनडे और 13 टेस्ट मैचेस मिले हैं, but it seems like 2023 could see him play more regularly in both formats. Arguably India's best T20 bowler of 2022, अर्शदीप सिंह को पिछले साल डेब्यू कराया गया और उन्होंने सबको इंप्रेस किया। 21 T20 मैचेस में पंजाब के तेज लेफ्ट आर्म गेंदबाज ने 33 विकेट लिए, 18 की औसत से और 8.17 की इकोनॉमी से। टीम को एक लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत थी कई सालों से और अर्शदीप ने अपने पहले साल में ऐसे परफॉर्मेंसेस दी कि ये टीम पे सबसे पहला नाम आने लगे। हाल ही के श्रीलंका सीरीज में अर्शदीप के नो बॉल प्रॉब्लम्स ने कप्तान हार्दिक पांड्या को परेशानी दी, मगर फिर भी वो एक ऐसे बॉलर है जो टीम के प्लान्स का खास हिस्सा है। जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बाद से वर्कलोड मैनेजमेंट देखकर और फिर जब भुवनेश्वर कुमार शायद अब सिलेक्ट नहीं होंगे T20s में और वनडेज में, तो लगता है कि इस साल अर्शदीप के कंधों पर और भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। और फिर जब वनडे वर्ल्ड कप भी है इस साल, तो हो सके कि उनके T20 सफलता से अर्शदीप वनडे टीम का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाए, क्योंकि डेथ ओवर्स अभी भी प्रॉब्लम है इस टीम के लिए। बात पेस बॉलर्स की हो तो उमरान मलिक का नाम लेना जरूरी है। पिछले साल आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस देकर उमरान मलिक को टीम इंडिया में आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर जगह मिली, मगर 3 T20 मैचेस में वो काफी महंगे साबित हुए और फिर T20 फॉर्मेट में उनको चांसेस नहीं मिले उसके बाद कुछ 7 महीनों तक। परंतु जब नवंबर में उनको पहली बार वनडे फॉर्मेट में चांस मिला न्यूजीलैंड टूर पर, तो उमरान मलिक ने अच्छी शुरुआत करी और अब तक उनके वनडे करियर में उन्होंने सिर्फ 6 रन प्रति ओवर दिए और स्ट्राइक रेट भी अच्छी है। दोनों न्यूजीलैंड और बांग्लादेश टूर्स पर उमरान मलिक ने अपनी तेज गति से बल्लेबाजों को परेशानी दी और एक वनडे वर्ल्ड कप साल में उनका क्या योगदान रहता है ये देखना मजेदार रहेगा, क्योंकि जब इंडिया के पास एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो लगातार 150 की स्पीड से बॉल फेंक सके, तो खिलाना बनता है लड़के को। अर्शदीप, शामी और मोहम्मद सिराज तो हैं ही वनडे स्क्वाड में, मगर जो खासियत उमरान में है वो किसी और के पास नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 5 खिलाड़ी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर, जय हिंद।